to go back to the status quo of April 2020. Thereafter, we will be looking at disengagement, de-escalation, normal management of line of actual control. Normal management of line actual control will not just stop there. There are phases in that also. आज से शुरू हो रहे 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शरीक होने पीएम रूस के कजान शहर पहुंच चुके हैं और वहां उनके भव्य स्वागत की तस्वीरें भी आपने देखी इस बीच। और इसी बीच चीन का वो आधिकारिक बयान भी आ गया जिससे दुनिया को एक बार फिर यह स्ट्रांग मैसेज गया है कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। पहले चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी उस बयान को सुनिए या जानिए जिसमें कि ये बातें स्पष्ट तौर पे कही गई है कि भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद था अब वो करीब करीब सुलझने की कगार पे है। उस बयान में कहा गया है कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर सैन्य गतिरोध खत्म करने के लिए हमारी नई सहमति बन गई है। समाधान लागू करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करेंगे, ये बयान में कहा गया। एलएसी विवाद को लेकर चीन का जो बयान है अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। ये बयान बता रहा है कि बिना युद्ध लड़े पीएम मोदी ने चीन से बड़ी लड़ाई जीती। ये बयान चीन का कबूलनामा है कि पूर्वी लद्दाख के गलवान और देप्सांग के इलाके में कब्जे की जो उसकी चालबाजी थी वो फेल हो गई। दोनों इलाकों में लंबे समय तक चीनी सैनिकों की तैनाती करके भी जिनपिंग भारत सरकार पर या मोदी सरकार पर दबाव नहीं बना पाए। ये बयान ये भी बता रहा है कि मोदी सरकार ने सैन्य और कूटनीतिक मोर्चे पर जो कदम उठाए उसने चीन को एलएसी पर पुरानी स्थिति में लौटने को मजबूर कर दिया है। पिछले 60 सालों में पहली बार दिख रहा है कि भारत से लगी सीमा पर चीन की अकड़ ढीली हुई। एलएसी पर पिछले 5 सालों में तैनात अपने सैनिकों को पीछे हटाने पर मजबूर हुआ है चीन। दुनिया के 14 देश जिनके साथ चीन की सीमाएं लगती हैं या जिनके साथ उसका सीमा विवाद रहा है वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि दूसरे देशों की सीमा से लगी जमीनें हथियाने के लिए चीन क्या क्या चालबाजी नहीं करता रहा है। और एक बार वो अपने मकसद में कामयाब हो गया तो उसे हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके मन में भी अब सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये हुआ कैसे? मोदी सरकार ने कैसे चीन पर दबाव बनाया, कैसे उस दबाव को कभी कम नहीं होने दिया और ब्रिक्स सम्मेलन के ठीक पहले चीन ने इस पर मुहर क्यों लगाई? और पीएम मोदी के तुरुप के 2 इक्कों ने कैसे इस कूटनीतिक जीत को संभव किया, मुमकिन किया? अगले कुछ मिनटों में मैं आपके सामने इसकी सारी कड़ियां खोलूंगा, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि नए समझौते के तहत क्या क्या होना है। तो नए समझौते के तहत पूर्वी लद्दाख के देप्सांग और डेमचौक इलाके में विवाद वाले पॉइंट से चीनी सैनिक पीछे हटेंगे और एलएसी के इस इलाके में चीन और भारत के सैनिक अप्रैल 2020 की पोजीशन में वापस लौटेंगे। अप्रैल 2020 इसलिए क्योंकि इसके बाद गलवान की घटना हुई थी और उसके बाद दोनों तरफ से बड़े पैमाने पर डिप्लॉयमेंट हुआ था और कई तरह के कॉम्प्लिकेशन हो गए थे। एलएसी पर पेट्रोलिंग दोनों देशों के बीच बनी जो नई सहमति है उसके मुताबिक होगी। अभी जो पेट्रोलिंग है वो करीब करीब रुकी हुई थी क्योंकि दोनों देश एक दूसरे के सैनिकों की पेट्रोलिंग को रोक रहे थे, वहां ब्लॉक कर रहे थे। अब जरा 15 जून 2020 को पूर्वी लद्दाख के गलवान की घटना याद कीजिए। तब पेट्रोलिंग के दौरान भारत और चीन के बीच जो हिंसक झड़प हुई थी उसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए थे और वहीं चीन के 60 जवानों की मौत हुई। ये अलग बात है कि चीन इसे लंबे समय तक कबूल नहीं करता रहा। इस हिंसक झड़प ने चीन के साथ सालों से चले आ रहे सीमा विवाद को एक नए सिरे से गरमा दिया था और जिसके बाद एलएसी के कई पॉइंट पर दोनों देशों की पेट्रोलिंग बंद हो गई थी। देप्सांग और डेमचौक इलाके में दोनों तरफ की जो सेना है उसकी बड़े पैमाने पर तैनाती की गई और जिससे ऐसा लगने लगा था एक बारगी कि दोनों देशों के बीच युद्ध के हालात बन गए हैं। लेकिन पीएम मोदी का गलवान झड़प के दौरान दिया गया बयान भी याद कीजिए। उन्होंने कहा था कि भारत के एक हाथ में बांसुरी है तो दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र भी है। और फिर दुनिया के कई मंचों से प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी दोहराया कि आज का दौर युद्ध का दौर नहीं है। और आज देखिए कि एलएसी विवाद में चीन से बिना युद्ध लड़े भारत ने एक बड़ी जीत हासिल की है, जो ये साबित कर रहा है कि पीएम मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। चीन पर एक कूटनीतिक जीत कैसे हासिल हुई,
कैसे मोदी मैजिक ने इसे मुमकिन किया, यह भी जरा समझिए। वर्ल्ड लीडर के तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी की जो शख्सियत है वो पिछले कुछ सालों में और बड़ी हुई है। इसका दबाव भी चीन पर पड़ा। G20 समिट जो हुआ, उसकी भारत ने जिस तरह की मेजबानी की, उससे भारत का कद बड़ा हुआ। SCO और दूसरे जो बड़े समिट हुए, उसमें भारत एक पावरफुल मैसेज देने में कामयाब रहा दुनिया के सामने कि ये समय युद्ध का समय नहीं है और दुनिया में चाहे जो भी संकट हो उसका एक राजनीतिक कूटनीतिक हल निकाला जाना जरूरी है। रूस यूक्रेन युद्ध और इजरायल हमास जंग को खत्म करने के लिए भी जिस तरीके से पीएम मोदी से गुहार लगाई गई, उससे भी कूटनीतिक मोर्चे पर चीन पर एक दबाव पड़ा, नैतिक दबाव बना कि भारत को आज दुनिया एक ऐसे मुल्क के रूप में देखती है जो कि बड़े से बड़े संकट का हल निकाल सकता है। इसलिए भारत के साथ किसी भी तरह की युद्ध या किसी ऐसे मिस एडवेंचर में उलझना चीन को कोई एक समझदारी वाला काम नहीं लगा। इसके अलावा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी पीएम मोदी के साथ मुलाकात में बार बार कहते रहे, भारत का एक तरीके से पक्ष लेते दिखे और मोदी भी बार बार ये कहते रहे कि ये युद्ध का समय नहीं, बुद्ध का समय है। दुनिया को युद्ध से बचाने के लिए पीएम मोदी के इस मंत्र की चर्चा दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर हुई, जिससे चीन को एक तरीके से मैसेज गया कि आज भारत के दबदबे को, दुनिया में जो उसकी बढ़ती हुई ताकत है और उसका एक्सेप्टेंस है, उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इसके साथ साथ LAC पर 2020 से पहले की स्थिति बहाल करने के लिए सैन्य स्तर पर बातचीत चल ही रही थी और दूसरी ओर कूटनीतिक स्तर पर भी चीन पर दबाव बनाने का काम चलता रहा। भारत एक तरफ दुनिया के मंच पे भी से मैसेज देने की कोशिश कर रहा था कि वो बातचीत से समस्या का हल निकालना चाहता है और दूसरी तरफ सैनिक और कूटनीतिक मोर्चे पर भी बातचीत चलती रही। इसमें पीएम मोदी के दो तुरूप के इक्के साबित हुए, NSA अजीत डोभाल और विदेश मंत्री S जयशंकर। इन दोनों की बड़ी भूमिका रही। विदेश मंत्री S जयशंकर लगातार कहते रहे कि जब तक बॉर्डर एरिया में शांति नहीं होगी, चीन के साथ भारत के संबंध सामान्य नहीं हो सकते। और इसी बीच 12 सितंबर को NSA अजीत डोभाल रूस के दौरे पर गए, जहां उनकी मुलाकात चीन के विदेश मंत्री वांग यी से हुई और माना जाता है कि इसी मुलाकात में इस समझौते का ब्लूप्रिंट भी तैयार हुआ। तो पीएम नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की बड़ी जीत तो है ही, और इसका असर देश और दुनिया दोनों जगह पे है और इसका एक मैसेज भी गया। भारतीय जो राजनीति है, या यूं कहे कि देश में इसका मैसेज ये है कि विपक्ष के नेता जो राहुल गांधी हैं या AIMIM के जो सांसद असदुद्दीन ओवैसी हैं, वैसे नेताओं की जुबान अब बंद होगी जो LAC विवाद की आड़ में मोदी को चीन से डरने वाला नेता साबित करने में दिन रात जुटे हुए थे।